नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के उच्चतम न्यायालय को कभी कभी ये लगता है कि ये देश की सर्वोच्च न्यायालय है या कोई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जहां फैसले केवल मानवाधिकार के आधार पर होंगे। फैसलों में बड़ी बड़ी बातें की जाएगी, लेकिन राष्ट्रहित देशद्रोह के ऊपर चर्चा करने के समय ये जज यही सोचते हैं कि एक व्यक्ति अगर देश को तोड़ने की साजिश करे, पूरे समाज में घृणा पैदा करने की कोशिश करे, तभी भी उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं चल सकता। आईपीसी 153 बी के तहत मुकदमा नहीं चल सकता और इसलिए ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। फैसला जानकर लगेगा कि अजीबोगरीब फैसला है और इस फैसले में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो है, लेकिन शायद जज साहब लोग भूल गए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां देश के टुकड़े होने की बात हो, राष्ट्रीय हित से इतर जाए। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के नाम पर देश को टुकड़े करना चाहेगा, समाज को बांटना चाहेगा, अगर देश के खिलाफ गद्दारी करेगा, तो क्या उस देश और व्यक्ति के बीच के डिफरेंसेस को तय करने के लिए हमें मानवाधिकार की बात करनी होगी या सीधे तौर पर यह मानना होगा इस व्यक्ति ने देश के साथ गद्दारी की है, इसे सजा मिलनी चाहिए। यही मामला था और यह मामला जावेद अहमद के खिलाफ था। जो मामला महाराष्ट्र से चलता हुआ दिल्ली तक पहुंचा था। व्यक्ति बारामूला यानी कि जम्मू कश्मीर का है। वो नौकरी करता है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और नौकरी भी कोई सामान्य नहीं, बल्कि एक कॉलेज में लेक्चरर है। वो वहां पढ़ाता है और उसके खिलाफ आरोप बड़े गंभीर हैं। उसने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इसको ब्लैक डे बताया। यही तक नहीं रुका, उसने 14 अगस्त को जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। ये उसे बधाइयां दे रहा है। ये दोनों मामला ऐसे हुए जिसके बाद इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई और रिपोर्ट के बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई। वो बौखलाता हुआ हाई कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि हाई कोर्ट ने पूरे मामले को समझा और उसके बाद यह देखा गया कि जावेद का केस कोई सामान्य केस नहीं है। हम ये नहीं मान सकते कि इनके खिलाफ जो धाराएं लगी है और एफआईआर हुआ है उसको खत्म कर देना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे क्वेश करने से मना कर दिया, क्योंकि जो पुलिस के पास रिपोर्ट थी, जो सबूत दिखाए गए, उसमें कहा गया कि देखिए इसके खिलाफ जो हम आईपीसी की धारा 153 लगाए हैं, उसका मतलब यही है कि ये समाज में विद्वेष पैदा करना चाहता है। ये क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, सरकार के आलोचना की बात नहीं है, क्योंकि इसने 2 मैसेज कहां लिखा, कॉलेज के टीचर्स और पेरेंट्स, ये दोनों का जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप में इसने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर उस दिन को यानी 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने की बात कही। ये टीचर और पेरेंट्स ये दोनों उस ग्रुप में हैं। अगर वो अपने खास सोशल मीडिया पर लिखा होता तो ये सरकार की आलोचना मानी जाती, लेकिन आप उस ग्रुप का हिस्सा हो और उस ग्रुप में आप एक मैसेज लिख रहे हो, यानी कि अगर वहां पर लोग जो कि आर्टिकल 370 के खत्म करने के समर्थन में थे, वो लोग हंगामा खड़ा कर दिए और वो इसके घर पर हमला कर देते, तो क्या होता? फिर तो ये हिंदू मुस्लिम का विवाद हो जाता, क्योंकि जावेद अहमद मुसलमान है। उसने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने का विरोध किया है और फिर विरोध भी ऐसे किया है जैसे कि दूसरे को प्रवोक कर रहा है। आपका विरोध प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। दूसरे तरफ 14 अगस्त को उसने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई संदेश लिखा और वो बधाई भी अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि उसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिया। अब ऐसे में शिकायत होगी कॉलेज की तरफ से, उनके टीचर की तरफ से, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के
पेरेंट्स की तरफ से शिकायत आई और हमने ये कार्रवाई की और इसके खिलाफ सुनवाई होनी चाहिए। इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एफआईआर खत्म नहीं करना चाहिए, हाई कोर्ट में पुलिस ने ये कहा था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया कि तुमने जो किया है उसके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए और यह मामला ऐसा नहीं है जिसके आधार पर एफआईआर का ही क्वेश्चन किया जाए। पुलिस के पास जो सबूत है यह दिखाता है कि तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारी भावनाएं देश के प्रति कैसी है। सरकार अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। सरकारें बदलती रहती है, देश नहीं बदलता। ये भारत के खिलाफ है, ये किसी सरकार की आलोचना नहीं है। ब्लैक डे मनाकर तुम उन सारे लोगों को इकट्ठा करके देश के खिलाफ उकसा रहे हो जो कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध सरकार के फैसले का हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ तुम पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बधाइयां दे रहे हो। यह भी देश के उन राष्ट्रभक्त लोगों के खिलाफ है जो कि पाकिस्तान के ये बधाई नहीं दे सकते क्योंकि ये भारत से बटकर बना है। ये मामला हाई कोर्ट में चला था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वेश्चन करने से मना कर दिया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों में अंतर है और इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो पूरा फैसला उलट हो गया। तर्क ऐसे ऐसे कि सामान्य लोग भी समझ जाए कि यह तर्क देश के लिए नहीं बल्कि देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देगा, क्योंकि ये दो जजों की बेंच उज्जवल भुइयां और जस्टिस एएस ओका, इन दोनों के बेंच में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि जावेद के खिलाफ ऐसे ऐसे मामले हैं जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। चर्चा शुरू हुई और दलाल वकीलों का यह गैंग फिर से एक्टिव हुआ कि जावेद नाम है इसका, एक मुसलमान है, इसका तो नैतिक अधिकार बनता है आर्टिकल 370 का हटाए जाने का विरोध करना। इसका तो नैतिक अधिकार बनता है पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस पर बधाइयां देना। अब यही मामला वहां चला और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज अपने अपने तरीके से बात करने लगे कि एफआईआर तो खत्म होना चाहिए। बात निकली फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आर्टिकल से लेकर यहां तक के जो सफर है उसकी निकली और फिर उसके बाद जज साहब ने साफ तौर पर कहा कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है। सरकार किसी भी तरीके से अगर काम कर रही है तो उसकी आलोचना करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है और यह अधिकार किसी से कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार की आलोचना में देशद्रोह, सेडिशन एक्ट नहीं लगता, ये पुरानी बातें हो गई है और इसलिए इस अपराध के लिए इनको सजा नहीं बल्कि एफआईआर को खत्म किया जाना चाहिए। तर्क दूसरी थी कि अगर दुनिया का किसी देश का स्वतंत्रता दिवस है तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए बधाई दे सकता है और पाकिस्तान ही क्यों ना हो, लेकिन यह मामला पाकिस्तान का था। चर्चा तेज हुई थी क्योंकि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त को अगर आप बधाई पाकिस्तान को देते हैं तो आप देश के विभाजन को स्वीकार करते हैं और यह स्वीकृति जो है ये किसी देशभक्त के लिए सहनीय नहीं हो सकता। इसीलिए सरकारें बदली, 2014 के बाद व्यवस्थाएं बदली तो हमने क्या किया, 14 अगस्त को एक नया दिवस घोषित किया ताकि यहां के लोगों को उस समय याद करते हुए सिर्फ यह ध्यान में ना आए कि 14 अगस्त को हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना था, उसका स्वतंत्रता दिवस है। इसलिए हमने क्या किया, विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू किया कि विभाजन की त्रासदियों को लोग याद रखें। पाकिस्तान या चीन ये दो ऐसे मुल्क हैं जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, हमले किए हैं और जब हमला किया है तो इसका मतलब है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और दुश्मन मुल्क, शत्रु राष्ट्र के बारे में बोलना और सामान्य देशों के बारे में बोलना ये दोनों में अंतर होता है। अगर ब्रिटेन, अगर अमेरिका, अगर फ्रांस किसी भी देश के बारे में अगर कोई लिखता है, उसकी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप दुश्मन देश के खिलाफ जो हमारे ऊपर हमला करता है, जो देश के टुकड़े करने में अपनी भूमिका निभा रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, जो लद्दाख में घुसपैठ कर रहा है, जो अलग अलग जगहों पर हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या
हम उस देश के स्वतंत्रता दिवस पर या उसकी सराहना करें, यह बड़ा मामला था। लेकिन फिर भी जज साहब इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी स्वतंत्रता बचाए रखें, यही मेन वजह है। और देश यानी कि गणतंत्र देश है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, तो आपको अधिकार जो दिए गए हैं वो अधिकार सामान्य नहीं है। आप देश के खिलाफ बोलो, देश के खिलाफ आवाज उठाओ, तोड़ने की कोशिश करो, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बरकरार रखी जाएगी। और यही सुप्रीम कोर्ट में चला, जो कि एक अजीब मसला माना जा सकता है। दूसरी तरफ ये जो जी साईं बाबा प्रोफेसर, जिसको बार बार सजा मिल रही थी, उसे भी सजा मुक्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सबूत नहीं मिले। अरे डायरेक्ट सबूत कैसे मिलेगा? ये अर्बन नक्सल सिंपैथाइजर, ये लोगों के खिलाफ डायरेक्ट सबूत मिलेगा? ये तो लोगों के दिमाग से खेलता है, और दिमाग से खेलने के लिए दिमाग का उपयोग करता है। ये पैसे हथियार सप्लाई नहीं करता, ये हथियार बनाता है। यानी कि भोले भाले बच्चों को बरगलाकर नक्सल बनाता है। और नक्सल ये अपने आप में हथियार है। वो चाहे बंदूक लेकर निकले या खुद को अपने हथियार के तौर पर यूज करके वो ह्यूमन बम बना ले। यानी कि इन लोगों के खिलाफ सबूत ऐसे नहीं मिलेंगे। कानून को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके लिए बैठा कौन है? ये वकील, दलाल वकीलों का पूरा गैंग, जो लाखों रुपया फीस सामान्य लोगों से लेता है। और उसके बाद ये चुनाव कौन से मुकदमे लड़ता है जो सरकार के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ हो। जो सितलवाड़ का मुकदमा लड़ता है, कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे और प्रशांत भूषण जैसे ये दलाल वकील, ये उन्हीं लोगों का मुकदमा लड़ेगा जो देश के खिलाफ है। प्रशांत भूषण तो ऐसा वकील है जो खुद ही देश के खिलाफ बात करता रहता है। ये कश्मीर में इसने रेफरेंडम की बात कही थी, जिसके बाद इसकी पिटाई भी हुई थी। कुछ लोगों ने इसके ऑफिस में घुसकर मुंह पे कालिक पोत दिया था। ये स्थिति इन लोगों की है। कपिल सिब्बल के मुकदमों की लिस्ट देख लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी के मुकदमों की लिस्ट देख लीजिए। ये जितने देशद्रोही लोग जिसके खिलाफ मुकदमे वैसे चल रहे हैं, जिसने अपने अपने क्षेत्रों में देश को तोड़ने की कोशिश की है, कॉन्स्पिरेसी की है, देशद्रोह का आरोप जिसके ऊपर है, ये सब के सब इन सारे वकीलों के पास पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनकी अपनी लॉबिंग सेटिंग है, जिसके पर सवाल कई बार उठ चुका है। और अभी कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने रिजाइन दिया, वो पॉलिटिक्स में आए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। इन सारी स्थितियों के बारे में उन्होंने पोल खोल दी। इस्तीफा देने से पहले ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि देखिए, ये चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं, रोस्टर बनाते हैं, तो किस जज के पास कौन से मामले जाने चाहिए, ये तो बड़ा मसला है कि आप उस जज के पास वो मामले दो जिनका आगे उन लोगों के साथ संबंध होने की संभावना है जिसके खिलाफ यह मुकदमा चल रहा है। वो वकील उस रोस्टर का हिस्सा होता है कि जो वकील कहेगा कि भाई हमें तो इस मामले में इस मुकदमा को इस जज के पास भेजा जाना चाहिए, और होता यही है। इसीलिए सवाल उठे कि कोई वकील अगर बार बार अपनी पैरवी करने से इनकार करता है कि इस जज के सामने नहीं जाएंगे, वो डेट पे डेट लेता है और फिर अपने जमानत की याचिका तक वापस ले लेता है, जैसे ये दिल्ली दंगे के मामला पर कपिल सिब्बल ने किया है। कई बार उसने जमानत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, और जब पता चला कि ये वो जज नहीं है जिसकी उम्मीद हमें थी, तो फिर उन्होंने याचिका वापस ले ली, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे वाले जज साहब के पास जब तक ये मामला नहीं जाएगा तब तक हम जमानत की याचिका वापस लेते रहेंगे, और जब उस जज के पास ये रोस्टर में चला जाएगा फिर जमानत पर सुनवाई करवाएंगे। जमानत मिलनी ही है। ये सारे के सारे सेटिंग चल रहे हैं दलाल वकीलों का, और सुप्रीम कोर्ट के ये अजीबोगरीब फैसलों ने ये सवाल खड़ा करना जरूरी कर दिया है कि क्या कॉलेजियम के जजों पर पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है? क्या एनजेएसी की जरूरत नहीं है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट नहीं आना चाहिए? यह बड़ा सवाल है, और इसी सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलने की तैयारी हो रही है। अगली बार कई और सुधार न्यायपालिका में होने हैं, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।